नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र कुमार न्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारा देश एक विकासशील देश है। सालों से आर्थिक उदारीकरण का दौर चल रहा है। आर्थिक उदारीकरण के साथ भोगवादी प्रवृत्ति भी बढ़ी है, बाजारवाद बढ़ा है, साथ ही साथ व्यापार व्यवसाय भी। बैंकिंग भी अछूता नहीं है। बैंक में स्पर्धा बहुत है, कर्ज दिया जा रहा है भले ही बोरोवर पात्रता ना रखता हो। कई बिचौलिए आ गए हैं, उधार लेने वाले को लुभाते हैं, गलत कागज लगाकर लोन दिलवा देते हैं। सूत्रों के अनुसार बिचौलिए, जिन्हें डीएसए कहा जाता है, वो बैंक से भी कमीशन लेते हैं और बोरोवर से भी। बाद में बैंक और बोरोवर दोनों को परेशानी होती है। बैंक में बढ़ते एनपीए और बोरोवर एवं बैंक की जिम्मेदारी के बारे में हमने श्री एमएल गुप्ता से बातचीत की, जो कि शेड्यूल्ड बैंक में निदेशक रह चुके हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र कुमार समर सहारा से। आज मैं आपको लेके आया हूँ श्री एमएल गुप्ता जी के पास, जो कि एक्स बैंकर हैं और देना बैंक में से रिटायर हुए हैं। आजकल काफ़ी लोन लिए जा रहे हैं और लोन लिए जा रहे हैं तो डिफ़ॉल्टर भी बहुत हो रहे हैं। तो आज उनसे हम इसी बारे में बात करेंगे। बैंक लोन वसूली में जो बोरोवर हरास होता है बैंक द्वारा, उसके बारे में बात करेंगे गुप्ता जी से। तो आइए बात करते हैं। गुप्ता जी नमस्कार। नमस्कार। गुप्ता जी, आजकल हम देख रहे हैं कि काफ़ी लोन लिए जा रहे हैं तो डिफ़ॉल्टर भी बहुत हो रहे हैं। काफ़ी पेपर्स में नोटिस हम पढ़ते हैं, पब्लिक नोटिस, बैंक की वसूली के नोटिस। तो ये जो बैंक द्वारा जो हरास किया जाता है बोरोवर्स को, उसके बारे में कुछ बताएंगे कि बोरोवर के पास कुछ बचने के रास्ते हैं क्या? देखिए, ऐसा है कि हरास जो शब्द आपने बताया, इसके दोनों पक्ष हो सकते हैं। बोरोवर के हिसाब से कई बार हरासमेंट हो सकता है, लेकिन जो वसूलने वाला है उसके तरफ से उसके फेवर में हो सकता है। हरासमेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन दोनों के परिप्रेक्ष्य अलग अलग हैं। बोरोवर के हिसाब से सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारी सरकार ने नेशनलाइजेशन के पहले जो मनी लेंडर्स थे, वास्तविक में हरासमेंट उस समय होता था। उन लोगों के रेट ऑफ इंटरेस्ट इतने ज़्यादा होते थे कि कम समय में भी 2 गुने 3 गुने देना पड़ते थे। तो जब ये पब्लिक का हरासमेंट था, गवर्नमेंट ने नेशनलाइजेशन किया था बैंकों का, बैंक नेशनलाइज हुए थे। और वास्तव में उस नेशनलाइजेशन से 69, 82 उसके बाद से आज तक लोगों को उनसे बहुत फ़ायदा मिला है। आज हमारी देश की जो आर्थिक उन्नति है, जो जीडीपी है, उसमें नेशनलाइज बैंकों का, पब्लिक सेक्टर बैंकों का बहुत बड़ा योगदान है। और उसके कारण ही आज हमारे उद्योग धंधे, हमारे व्यापार, हमारा एक्सपोर्ट और हमारे इवन रिटेल, घरेलू, उन सबको बहुत बल मिला है। और आज भारत का नाम पूरे वर्ल्ड में है। तो ये हरासमेंट जो शब्द है, इसके दोनों तरफ से 2 कॉइन हैं, कॉइन के 2 साइड हैं। अब सवाल है बोरोवर का। ये तो निश्चित है कि यदि किसी को कोई अपना उद्योग धंधा शुरू करना है, इंडस्ट्री शुरू करना है, तो निश्चित रूप से उसके पास में सीमित संसाधन होंगे और बैंक में ऋण लेने जाएगा। ऋण लेने के बाद में कुछ सेवा शर्तें रहती हैं कि जो कि रिजर्व बैंक से गवर्नमेंट द्वारा निर्देशित रहती हैं। बैंक को भी उनका पालन करना पड़ता है और बोरोवर को भी डिसिप्लिन होना पड़ता है, जिसको मैं समझता हूँ मेरे हिसाब से कि हर बैंकर को देखना चाहिए। इन सब के अलावा एक चीज़ होती है इंटीग्रिटी। आदमी अगर इंटरव्यू लेगा बैंक वाला, तो आवेदक से यह क्लियर हो जाता है उसकी बातचीत करने से कि सामने वाले की मन कैसा है जी। यदि उसका मन पटाने का हुआ तो बाकी चीज़ें सेकेंडरी हो जाती हैं। आदमी अच्छा है तो अगर वो मुसीबत में भी रहेगा तब भी उसका मन पटाने का रहेगा और व्यापार भी सफल होगा। लेकिन आदमी सिर्फ बड़ा हो, प्रोजेक्ट बड़ा हो, लेकिन अगर उसका मन सही नहीं है, उसकी नीयत साफ नहीं है, तो आप उसके पास से कुछ भी अच्छा करके ले लें, बैलेंस शीट अच्छी ले लें, प्रॉपर्टी भी ले लें, तब भी फिर बैंक को आगे जाके परेशानी हो सकती है। तो ये परिप्रेक्ष्य है कि बैंक वाले लोन ठोक बजा के देते हैं। गुप्ता जी, हैरासमेंट शब्द इसलिए यूज़ किया
कि हम देख रहे हैं कि काफ़ी कंपटीशन हो गया है बैंक्स में, काफ़ी एनबीएफसी आ गए हैं, प्राइवेट बैंक्स आ गए हैं, तो कैश फ्लो होते हुए नहीं होते हुए भी वो लोन सैंक्शन करते हैं, जिससे कि वो डिफ़ॉल्टर उसको होना ही है। और जब वो डिफ़ॉल्टर होता है तो फिर हरास करते हैं प्रॉपर्टी को नीलामी के लिए, इसलिए मैंने हरासमेंट वर्ड यूज़ किया। देखिए, ऐसा है कि आपने सही रेज किया। नेशनलाइजेशन के बाद जैसे मैंने अभी बताया था कि पहले सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक थे, प्राइवेट बैंक थे, मनी लेंडर्स थे, धीरे धीरे मनी लेंडर गायब हो गए। अभी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, प्राइवेट बैंकर आ गए, इसके बाद में एनबीएफसी आ गए, स्मॉल फाइनेंस बैंक आ गए और बहुत सारी दूसरी लंबी अवधि की ऋण देने वाली संस्थाएं आ गई हैं। तो जैसे जैसे मार्केट बैंकर का बढ़ा, ये तो निश्चित है कि आपस में कंपटीशन होना है। अभी आपने एक बात कही कि लोग पहले लोन रोज़ी रोज़ी पिक्चर में दे देते हैं, उनके डाटा बोले ना बोले कंपटीशन में दे देते हैं, ये बिल्कुल कुछ हद तक सही है। लेकिन हमारी रिजर्व बैंक ने, भारत सरकार ने और बैंकों ने स्वयं के मैनेजमेंट ने कुछ नियम कानून बनाए कि कुछ रेशियो भी रहते हैं, फाइनेंशियल रेशियो रहते हैं, मार्केट का सर्वे रहता है, पास्ट परफॉर्मेंस रहता है, उसके बेस में ही लोन देना चाहिए। सामने वाले की, जैसे मैंने अभी पहले बताया कि 3-4 जो कैपेबिलिटी हैं, एक तो उसकी इकोनॉमिक वाइबिलिटी, दूसरा उसका मैनेजरियल कैपेबिलिटी और इंटीग्रिटी, ये सब अगर जज करके और बिल्कुल निष्पक्ष हो के बैंक फाइनेंस करें तो ऐसा मौका ही नहीं आएगा कि बैंक डिफ़ॉल्ट हो और बैंकों को रिकवरी में कोई परेशानी हो। लेकिन जैसा अभी ये बताया कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं, बैंक मैनेजमेंट कई बार टारगेट फिक्स करते हैं, तो मैनेजर के ऊपर एक प्रेशर रहता है कि वो फाइनेंस करे। जैसे आपने पिछले बार देखा कि हाउसिंग में एक बाढ़ सी आ गई थी। कोई आदमी अगर किसी का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, 0.05 उससे कम कर दिया, फिर तीसरे ने उससे 0.05 कम कर दिया। बीच में आपने देखा कि प्रॉपर्टी में स्लेक आया, या किसी कारण बस मान लीजिए कोविड समझ लें, या कोई भी और दूसरे कारण से मान लीजिए किसी की इनकम कम हो गई, तो उस सामने वाले ने किसने नहीं पटा पाया। यही शुरू होता है लोगों का डिफ़ॉल्टर होना। जब बिजनेस नहीं चलेगा, इनकम नहीं होगी, तो ये तो निश्चित है कि जो हमने जजमेंट किया था, जो हमने प्रोजेक्शन किए थे इनकम के, वो कम होने लगे। और कम होने के साथ तो निश्चित है कि आदमी कहाँ से पटाएगा। तो एक तो एक्चुअल स्थिति ये रहती है। दूसरे, मैंने अभी आपको बताया कि आपके सबसे पहले आदमी का मन, नीयत, इंटीग्रिटी देखना चाहिए। कई लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनका उद्देश्य सिर्फ बैंक से कैसे भी लोन लेना और उसके पास में कोई भी तिकड़म लगा के उसको डिफ़ॉल्ट करना। और तिकड़म लगा के डिफ़ॉल्ट कैसे करते हैं कि मान लो उन्होंने कोई प्रॉपर्टी रखी भी है, उसका ओवर वैल्यूएशन करवा देंगे, या अपने बिजनेस में ज़बरदस्ती घाटा दिखवा देंगे, असेट बेच देंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हमारे जो बैंक वाले अपने टर्म कंडीशन में रखते हैं, उनके खिलाफ हैं, और ऐसा करने से वो लोग बिल्कुल डिफ़ॉल्टर होते हैं। तीसरे, एक आदमी वो रहते हैं कि जो बड़ी ईमानदारी से काम करते हैं, और मैंने तो ये देखा है कि 1% से कम लोग भी ऐसे रहते हैं कि जो वास्तव में जिस पर्पज़ से लोन लिया है, जिस नीयत से लोन लिया है, जिस धंधे के लिए लोन लिया है, यदि वो करें तो कभी भी घाटा नहीं होता। हाँ, कभी कभी ये दुर्घटनाएं या ऐसी स्थितियां आती हैं कि जिसमें लोग बैंक इतनी इनकम ना हो, लेट पटा पाएँ, तो उसके लिए भी हमारी गवर्नमेंट ने, रिजर्व बैंक ने, बैंकों ने खुद बहुत सारे उनको सुविधाएं दी हैं। जैसे अगर आपको कोई परेशानी है, जैसे अभी कोविड में भी परेशानी हुई, कभी कभी इंडस्ट्रियल स्लैकनेस आती है, तो उस केस में बैंक वाले लोन का रीस्ट्रक्चरिंग करते हैं। रीस्ट्रक्चरिंग मतलब ऐसा है कि सर्टेन पोर्शन को आपको टर्म लोन में कन्वर्ट कर देंगे, और आपको अगर आपकी वर्किंग कैपिटल लिमिट है, सीसी लिमिट है, उसको अलाउ कर देंगे। दूसरा, अगर मान लीजिए आपके पास में कभी कभी पेमेंट रुक जाते हैं, जैसे कोई कॉन्ट्रैक्टर है, सपोज करो किसी कारण बस पॉलिसी मैटर में या गवर्नमेंट की देनदारियों की वजह से कभी उसके पास में अगर पेमेंट रुकता है, तो भी बैंक वाले उसको कंसीडर करते हैं, रिस्ट्रक्चर करते हैं, और आपका एडिशनल सिक्योरिटी लेके या जो भी टर्म कंडीशन हो उसके लिए वो अलाउ करते हैं। तीसरे कंडीशन में मान लीजिए आपके पास पेमेंट धीरे धीरे आना शुरू हुए, यदि बैंक वाले इकट्ठा आपका पेमेंट रख लेंगे तो आपका बिजनेस सफ़र कर सकता है। तो उस केस में भी बैंक वाले एक कटबैक सिस्टम होता है कि मान लीजिए आपको कुछ सर्टेन अमाउंट का चेक मिला, उसमें से 5-10% रोक के आपको अलाउ कर दिया,
तो उससे बैंक की देनदारी है जो आपका ओवरड्यू है धीरे धीरे कम हो जाता है, और व्यापारी को भी या कॉन्ट्रैक्टर को भी उससे परेशानी नहीं होती है और अकाउंट धीरे धीरे वो सही चलता है। तो ये बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं कि जो बैंकों के और रिजर्व बैंक ने प्रोवाइड की हुई हैं, उनको बैंक वालों को भी बताना चाहिए और पब्लिक को भी उनको इस्तेमाल करना चाहिए। ये जो सुविधाएं हैं, सबसे बड़ा हमारे यहाँ ड्रॉबैक ये है कि लोगों को लोन के बारे में कि क्या पॉलिसी है, क्या उसकी टर्म कंडीशन है, ये जानकारी के अभाव रहते हैं। बोरोवर जो आवेदक है जिसने लोन लेना है, उसने एक बार लोन लिया तो वो इसके बाद में उसकी क्या सेवा शर्तें थी, क्या पटाने की शर्तें थी, वो भूल जाता है, और लोन लेते समय भी वो पूरी टर्म कंडीशन, पूरे एग्रीमेंट पढ़ता नहीं है, जिससे उसको मालूम नहीं रहता कि यदि हम ऐसा करेंगे तो हमारे बिजनेस में क्या कष्ट आ सकते हैं। वो उसको एक ज्ञानता जिसको बोलना चाहिए, अज्ञानता नहीं होना चाहिए। रिजर्व बैंक समय समय पे टीवी के माध्यम से, पत्रों के माध्यम से, और बैंक वाले भी अपने सर्कुलर जो है कन्वे करते हैं, टर्म कंडीशन कन्वे करते हैं, उनको ध्यान से पढ़ना चाहिए। और यदि कोई परेशानी है तो उसकी जानकारी, और हमारा भी फ़र्ज़ है कि अगर हमारे पास में ऐसे लोग आते हैं तो बैंकर का भी फ़र्ज़ है और हमारा भी फ़र्ज़ है कि यदि हमको जानकारी है तो हम उनको ये जानकारी से अवगत कराएं कि जिससे कि आगे जाके उसका रास्ता साफ़ हो और लोगों का लोन डिफ़ॉल्ट ना हो। गुप्ता साहब, अभी मार्केट में बहुत सारे डीएसए बैठे हुए हैं, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट बोलते हैं इनको। ये मकर जाल की तरह फैले हैं हर जगह। ये कमीशन लेते हैं, बैंक से भी लेते हैं और बोरोवर से भी लेते हैं। तो ये क्या सही बोरोवर ला सकते हैं बैंक के लिए? देखिए, जो डीएसए हैं, एक्चुअली मैंने बताया कि नेशनलाइजेशन के बाद और अभी हमारे जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए उसमें बैंकों का एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, कंसोलिडेशन हुआ। कुछ बड़े बैंक बन गए, कुछ मीडियम साइज़ के बैंक बन गए। तो उनके पास में जो पॉलिसीज़ थी वो धीरे धीरे सोशलाइजेशन की अपेक्षा कैपिटलाइजेशन की ओर गई। यानी कि उनको प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए, और प्रॉफिट कैसे चाहिए, जब हम खर्च कम करेंगे। तो उनके पास में कंप्यूटराइजेशन तो हुआ लेकिन स्टाफ भी कम हुआ। जब स्टाफ कम हुआ और कंपटीशन बैंकिंग इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा है, प्राइवेट बैंकर भी हैं, पब्लिक सेक्टर बैंकर भी हैं, फॉरेन भी हैं, छोटे बैंकर भी हैं, तो उनको बिजनेस मोबिलाइज करने के लिए, कैप्चर करने के लिए एक उन्होंने एक सिस्टम, जो कि पहले सिर्फ प्राइवेट बैंक रखते थे, आज की तारीख में नेशनलाइज और पब्लिक सेक्टर बैंकों ने भी वो अडॉप्ट किया हुआ है कि एक कुछ तीसरी पार्टी जो कि प्राइवेट रहते हैं उनको कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में या कमीशन बेसिस में मार्केट मोबिलाइज करने के लिए वो पब्लिक के बीच में भेजते हैं। उनके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जैसा आपने बताया कि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से डीएसए को, जहाँ तक मेरी जानकारी है, बैंक से ही सिर्फ उनका सर्टेन कमीशन परसेंटेज मिलता है। पब्लिक से उनको किसी भी हालत में कमीशन या वो नहीं लेना चाहिए। यदि वो ऐसा लेते हैं तो मेरे हिसाब से वो गलत है, अगर सेवा शर्तों में नहीं। दूसरा, अगर मान लो ज़्यादा नीडी आदमी है तो वो डीएसए उसका गलत फ़ायदा उठा सकते हैं। आपकी पेपर सही बनवा देंगे, बैंक को भी गलत इन्फॉर्मेशन देंगे, और आपसे कुछ अगर मान लो अंडर हैंड डीलिंग करते हैं तो आगे जाके फिर वो ये डीलिंग एनपीए में कन्वर्ट होती है। ऐसे लोन फिर वापस नहीं आते। जब रिकवरी में बैंक वाले जाते हैं तो उनको ये कहा जाता है कि साहब आपके आदमी ने ऐसा ऐसा किया था, लेकिन सैंक्शन के टाइम में कभी नहीं बताया बैंकर को। तो ये डीएसए का जो रोल है वो बिल्कुल अच्छा, जिस हिसाब से जो पॉलिसी है, अगर वो रोल है सिर्फ मोबिलाइज करने का, वो भी अच्छे अकाउंट मोबिलाइज करने का, वहाँ तक ठीक है। अगर वो कोई इन्फॉर्मेशन मिस रिप्रेजेंट करता है, छुपाता है या गलत रिप्रेजेंट करता है, तो वो डीएसए के पार्ट में एक गलती है, वो नहीं होना चाहिए। फिर रिकवरी की बात आती है। कई बार रिकवरी में भी ऐसा देखा, अभी बैंकों वालों ने कुछ रिकवरी एजेंट्स भी नियुक्त किए हुए हैं। रिजर्व बैंक की भी गाइडलाइन कुछ सर्टेन है रिकवरी एजेंट करने की, लेकिन उनके नियम कानून हैं। नियम कानून क्या है? एक जो मोटे मोटे तौर में है कि आप किसी को हरास नहीं कर सकते, जो लॉ है उसके अनुसार आपको काम करना है। आप जाएंगे, कांटेक्ट करेंगे और उनसे नोटिस सर्व करना है या उनसे नेगोशिएशन करके उनको समझा बुझा के उनको नॉलेज दे के आपको रिकवरी करवाना है। लेकिन कई बार ऐसा पेपरों में भी ऐसी खबरें आती हैं कि धौंसपट की, मारपीट की या
फोर्स दिखा के काम किया, वो निहायत तौर पर पूरा गलत है और ये पॉलिसी में कहीं नहीं है कि रिकवरी एजेंट कोई ऐसा बिहेव करे। यहीं से स्टार्ट होता है हरासमेंट, जिसको आपने अभी शब्द बोला था। यदि वास्तव में जो रिकवरी वाले हैं या इवन बैंकर भी खुद जाते हैं, कई बार मैनेजर भी खुद जाते हैं, अगर वो गलत तरीके से बिहेव करते हैं जो कि हमारी गाइडलाइन में, बैंकों की गाइडलाइन में नहीं है, तब तो फिर आप उसको हरासमेंट बोलते हैं। दूसरा हरासमेंट क्या होता है कि बैंकर ने यदि बोरोवर को पूरी जानकारी नहीं दी, मान लीजिए आपके पास में कोई विषम परिस्थिति है और आपने बैंक से रिक्वेस्ट किया है कि हमारे लोन को रिफेच कर दिया जाए, तो जो एक एग्रीमेंट होता है, नया प्रपोजल बनता है, बैंकर की एक जवाबदारी है कि वो उसको मोट फौरे तौर पे उसको एक राइटिंग में दें कि ये हमारी सेवा शर्तें हैं, ये हमारी टर्म कंडीशंस हैं, और उनको समझाना भी चाहिए कि ऐसे ऐसे पटाना है, ये हमारी शर्तें हैं। इसके अभाव में जो व्यापारी है, जो बोरोवर है, वो ये समझता है कि अज्ञानता के चलते कि हमको पटाना तो है, लेकिन फिर वो अपने हिसाब से चलता है। और मान लीजिए अगर उसने इनकम कम है और बड़ा लोन ले लिया और रिस्ट्रक्चर भी करवा लिया गलतफहमी से, बैंक या तो बैंक ने गलतफहमी में कर दिया या जानबूझ के कर दिया, तो वहाँ से अगेन फिर बड़ा डिफ़ॉल्ट शुरू होता है और उसमें फिर बैंक वालों की आजकल जवाबदारी तय है। उन्होंने अगर रिकवरी एजेंट भेजा या खुद जाके गलत स्टेप लिए, कोई फोर्स अप्लाई किया, तो निश्चित रूप से ये बोरोवर के खिलाफ में हरासमेंट है। और ये सबसे बड़ा जो हरासमेंट का कारण है वो अज्ञानता है। बोरोवर को पूरा ज्ञान होना चाहिए कि क्या रिजर्व बैंक बोलता है, क्या बैंक की सेवा शर्तें हैं, और अगर वो पूरा ज्ञान उसको है तो निश्चित रूप से वो हरासमेंट सहन नहीं करेगा। और अगर हरासमेंट मान लो किसी को हो रहा है तो रिजर्व बैंक ने एक कंप्लेंट सेल, जो सहायता सेल है, बैंकों को भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं, विजिलेंस डिपार्टमेंट को भी कर सकते हैं और रिजर्व बैंक को भी कर सकते हैं और उस पर बैंकों में एक्शन होता है। तो हरासमेंट ऐसे एज सच अज्ञानता के कारण होता है या गलत जानकारी देने के कारण होता है। इसमें जो बीच में जो लॉयर्स हैं या जो भी कंसल्टेंट्स हैं बीच में, वो भी, क्योंकि एनपीए बहुत बढ़ गया है, 20% के आसपास एनपीए आज की डेट में है, तो ये लोग बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं बीच में और गलत जानकारी देते हैं बोरोवर को और डराते हैं कि अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी रखी है उसकी तो जो वसूली है वो तो करेंगे ही, और जो बचेगा तुम्हारे गहने भी बेच देंगे, फ्रिज भी बेच देंगे, टीवी भी बेच देंगे। ये इसके बारे में कुछ बताइए। जहाँ तक वसूली का सवाल है, सरकार ने बहुत अच्छे नियम फ्रेम किए हुए हैं, सारे बैंक के पास हैं कि वसूली कैसे करना है। वसूली के नियम कुछ कानून में से सबसे पहले नोटिस भेजना है, ब्रांच मैनेजर या जो शाखा के अधिकारी हैं कांटेक्ट करते हैं। उसके बाद में यदि नहीं होता है, स्टेट गवर्नमेंट में भी रिकवरी के नियम हैं, वो अपने राजस्व विभाग के थ्रू, कलेक्टर के थ्रू, तहसीलदार के थ्रू रिकवरी करवाते हैं और ये बहुत हद तक सक्सेसफुल भी है। उसके बाद में सिक्योरिटाइजेशन एक्ट के तहत आप कार्रवाई कर सकते हैं, सिविल कोर्ट में आप केस कर सकते हैं। तो ये इसके बाद में अभी जो आया एक दिवालियापन कानून, यदि ज़्यादा बड़ी फर्म है और जो नियम के अंतर्गत आती है, जानबूझ के नहीं पटा रहा है या उसका मैनेजमेंट बदलना है, तो दिवालिया कानून के अंतर्गत भी आप एक्शन बैंक ले सकते हैं। आपने जैसे अभी बताया कि जो वकील हैं या बीच के और तीसरे रिकवरी एजेंट, वो व्यापारी को या बोरोवर को डराते धमकाते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि मैंने अभी एक शब्द बोला था, अज्ञानता। ये बहुत बड़ी चीज़ है। सबसे पहले तो जो लोन लेने वाला हो और जो देने वाला हो, यदि भी बैंकर भी हो, बोरोवर हो, उनको हमारे देश के प्रति समर्पित होना चाहिए। क्योंकि बहुत कुछ मामलों में ऐसा देखने में आया है कि यदि हमने रिश्वत दे के लोन लिया है तो ये मान के लोग चलते हैं कि इसको हमको नहीं पटाना है, खाना है। और बहुत सारे पहले गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम में बहुत सारे बिचौलिए रहते थे, बहुत सारे अभी भी रहते हैं, लेकिन ये सब बेकार की चीज़ें हैं, ये नहीं होना चाहिए। यदि हमारे अंदर देशभक्ति है, हमारा मन खुद होना चाहिए कि यदि हमने ऋण लिया है तो हम उसको जो सेवा शर्तें हैं, जो टाइम है, उसके हिसाब से किस्त में पटाएं। बैंकर को भी ये
एक निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए कि जो भी जानकारी है पूरी बोरोवर को या आवेदक को दें कि क्या उसकी है, और किसी भी प्रकार का जो सरकार द्वारा या रिजर्व बैंक द्वारा नहीं आता है ऐसा कोई चीज़ स्टेप ना लें कि जो कानून के दायरे में ना हो। गुप्ता जी, आपकी बातों से ये समझ में आया कि बैंकर्स जो है ज़बरदस्ती वसूली नहीं कर सकता, जो भी करेगा वो कानून के थ्रू ही करेगा। तो जो सिक्योर्ड क्रेडिटर हैं वो तो सरफेसी एक्ट के थ्रू या तहसीलदार के थ्रू या डीएम के थ्रू वसूली कर सकते हैं। तो बोरोवर को ये समझना होगा कि वो कानून के थ्रू ही वसूली कर सकता है, ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। बिल्कुल सही कहा आपने कि जो भी वसूली कानून हैं रिजर्व बैंक या सरकार ने जो बनाए हैं, सारे बैंकों के पास उनकी पॉलिसी है। और मैं आपको कुछ ब्रीफ कर दूं कि जैसे हर एक राज्य में राज्य ऋण शोधन अधिनियम है, जिसके छोटे लोन ब्रांच मैनेजर एक सर्टिफिकेट इशू करता है और उसका एग्जीक्यूशन, उसकी कुर्की अगर मान लो डिफ़ॉल्ट हो गया है तो वो कलेक्टर या तहसीलदार के माध्यम से उसको क्रियान्वयन करवाता है। इसके बाद में जो बड़े लोन हैं जहाँ प्रॉपर्टी है, जैसे आपने बोला सिक्योर्ड क्रेडिटर, वो सिक्योरिटाइजेशन एक्ट 2002 के तहत ट्रिब्यूनल में केस फाइल करता है। उसमें ट्रिब्यूनल कुर्की करता है, कुर्की सर्टिफिकेट इशू करता है और उसका एग्जीक्यूशन बाद में कोर्ट के माध्यम से होता है। इसके अलावा सिक्योरिटाइजेशन में बैंक के अधिकारी या मैनेजरों को भी ये पावर है कि वो जो प्रॉपर्टी आपके पास मॉर्गेज है या आपके पास चार्ज है उसका वो पोजीशन ले लें। उसके लिए आपको एक नोटिस बैंक को देना पड़ता है और नोटिस देने के बाद में वो उस प्रॉपर्टी का पोजीशन ले लेते हैं और पोजीशन लेने के कुछ समय बाद फिर से एक नोटिस देकर उसको बेचने का भी उनको अधिकार है। इसके बाद में कई बड़े अकाउंट हैं जहाँ पर हज़ारों करोड़ फाइनेंस है। सरकार ने दिवालिया कानून भी बनाया हुआ है जिसमें बैंक अपना दावा दायर करके उसकी प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं, उसका मैनेजमेंट चेंज कर सकते हैं, उसको यदि उद्योग चल रहा है तो किसी तीसरे यूनिट को बेच के, जिससे कि बैंक से कुछ समझौता भी हो जाता है जिसमें कुछ माफ़ करना पड़ता है, कुछ परसेंटेज बैंक को मिल जाता है, लेकिन इस हिसाब से रिकवरी हो सकती है। कुल मिलाकर जो भी सरकार के नियम कानून, बैंकों के नियम कानून हैं, उसके तहत ही रिकवरी की जा सकती है। थर्ड पार्टी या कोई ऐसा गलत तरीके से कोई एनफोर्समेंट किसी को पावर मेरे ख्याल से नहीं है कि जाके किसी को हरास करे। सब नियम के तहत ही करना चाहिए। ये आपने समझौते की जो बात करी है, तो समझौता मतलब जो हमारी समझ में आता है वो वन टाइम सेटलमेंट है, ओटीएस। तो आरबीआई भी इसको प्रमोट करता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी एम्फेसिस कर रही है कि ओटीएस होना चाहिए। तो मगर मैंने देखा है कि एनबीएफसी और जो प्राइवेट बैंक्स हैं या शेड्यूल्ड बैंक हैं वो ओटीएस पे कम जाते हैं, प्रायोरिटी उनकी कम है। तो ऐसा क्यों है? देखिए, समझौता कहाँ होता है? जहाँ आदमी ने डिफ़ॉल्ट किया हो और वो आदमी खुद होके बैंक के पास आए कि साहब हम समझौता करना चाहते हैं। फिर बात आती है बैंकर के ऊपर। यदि समझौता करना है, बैंकर को ऐसा लगता है, उनके जो नियम कानून जो सर्कुलर हैं उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि समझौता कर सकते हैं, क्योंकि रिजर्व बैंक ने, सरकार ने और बैंकों ने जो समझौते के नियम बनाए हैं उसमें ये देखा जाता है कि आपका बिजनेस चल रहा है या नहीं चल रहा है, आपने जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज की है या जो प्रॉपर्टी बैंक के पास गिरवी रखी है उसकी वैल्यूएशन क्या है। इसके बाद में मैनेजर आप आगे बिजनेस चला सकते हैं, नहीं चला सकते हैं। उसके बाद में मार्केट, कि मार्केट आपकी प्रॉपर्टी लेने लायक है, मतलब मार्केटेबल है, बेचने के लायक है, काबिल है या नहीं। इन सारे पैरामीटर्स के अलग अलग मार्क्स देके फिर जो ओवरऑल मार्क्स होते हैं उसके हिसाब से बैंकर एक पॉइंट पे आता है कि हम आपसे मूलधन प्लस ब्याज पूरा वसूल सकते हैं, कि सिर्फ मूलधन वसूल कर सकते हैं, ब्याज माफ़ कर सकते हैं, या मूलधन में से भी कुछ माफ़ कर सकते हैं। उसके एक फार्मूले के तहत जो है बैंक एक समझौता स्वीकृत कर सकते हैं। समझौते में बैंक या तो वन टाइम करते हैं जिसमें एक मुश्त आपको अपफ्रंट देना पड़ेगा, या प्रॉपर्टी बेचने की अगर सहमति है तो उसके बेचने के बाद दे सकते हैं, या किस्तों में भी पटा सकते हैं। अब सवाल आता है
उसकी समझौता में कैसे उसको क्रियान्वयन किया जाए। तो देखिए, हर बैंकों ने जो दिशा निर्देश हैं रिजर्व बैंक के और भारत सरकार के, उसके तहत गाइडलाइन बनाई हुई है। और वो जो गाइडलाइन मैंने अभी बताया कि अलग अलग मैपिंग है कि इतने पॉइंट आएंगे तो इतने % लेना पड़ेगा, इतना ब्याज छोड़ सकते या नहीं छोड़ सकते। ज़्यादातर तो क्या, प्रॉपर्टी की अगर वैल्यूएशन ज़्यादा है, रिलाइजेबल वैल्यू होते हैं मार्केट में, अगर बेचेंगे आज के में कम में भी बिकेगा, तो अगर वो लोन से ज़्यादा है, विद इंटरेस्ट से भी ज़्यादा है, तो वहाँ पर कोई छूट नहीं दी जाती है। लेकिन अगर बिजनेस बंद है, अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन कम है या उसकी मार्केटेबिलिटी नहीं है, तो निश्चित रूप से बैंक उसमें कुछ ब्याज छोड़ सकते हैं, मूलधन भी छोड़ सकते हैं, किस्तों में भी बना सकते हैं, ये नियम है। लेकिन इसमें एक अच्छा ये है कि बैंकों के पास जो ब्रांच लेवल में है वहाँ डिस्क्रिशन नहीं है। जो एक नियम के तहत जितने % रिकवरी आएगा उतने % में ही समझौता करेंगे। यदि डिस्क्रिशन का जहाँ तक सवाल है तो बैंक के हायर अप्स के पास या बोर्ड के पास रहते हैं जनरली पावर, तो वो उसको छोड़ सकते हैं उससे ज़्यादा। तो एक ये अच्छा ही है कि वहाँ नॉन डिस्क्रिमिनेटरी है ये। जी, एक आखिरी सवाल गुप्ता साहब कि ये एनपीए बढ़ने का कारण क्या है? देखिए, एनपीए बढ़ने के कई कारण हैं। सबसे पहला मेन कारण तो ये है कि आपका वास्तव में बिजनेस में स्लैक आया, व्यापार बंद हो गया, आपके कोई ऐसे कारण आए, जैसे हाल ही में कोविड आया था, इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई, कोई दुकानदार के पास लेने वाले नहीं थे, दुकानें बंद थी, प्रोडक्शन बंद था, तो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस हैं। फिर कुछ कारण पॉलिसीज के रहते हैं। यदि गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई, यदि मान लीजिए इंटरनेशनल मार्केट चेंज हो गया, या कोई ऐसा इनोवेशन हुआ, जैसे अभी मैं आपको उदाहरण दूं कि जैसे अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहे हैं, उसमें लिथियम आयन बैटरी का ज़्यादा से ज़्यादा लगेंगी। तो अब पुरानी जो बैटरी मैन्युफैक्चरर हैं लेड एसिड बैटरी के, नेचुरल है उनकी डिमांड कम हो जाएगी। तो ऐसे हालात में निश्चित रूप से अगर उनका एक्सपोजर ज़्यादा हुआ और धीरे धीरे बिजनेस कम हुआ, तो वहाँ बैंकों को भी एक्सपोजर कम करना पड़ेगा, अदरवाइज वो डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। तो ये कारण भी हैं। तो ये बिजनेस के ना चलने के कारण हुए। कुछ कारण ऐसे हैं जहाँ बारोबार शुरू से ही ऐसा मन बना के आता है कि हमको तो बैंक लोन लेना है और बाद में नहीं पटाना है। लेकिन ये मन कैसे बनता है, इसमें कुछ जो आपने जैसे बताया कि कई बार मीडिएटर के थ्रू लोग आते हैं, कई बार लोगों का मन देश के प्रति समर्पित नहीं है, लोगों के मन जो है मैल से भरे हुए हैं। तो ऐसे लोग क्या करते हैं कि रोजी बैलेंस शीट बनाएंगे, ज़्यादा ओवर प्रोजेक्शन दिखाएंगे, ओवर वैल्यूएशन अपने एसेट का करवाएंगे जो बैंक में गिरवी रखना है। निश्चित रूप से वो तो जब इंटेंशन ही ख़राब है, शुरू से ख़राब है, तो वहाँ पर डिफ़ॉल्ट होना ही है। लेकिन इस केस में हमारे बैंकर को ज़्यादा सचेत होना चाहिए। अगर बैंकर भी मिल गए तो निश्चित रूप से वो तो फिर 100% एनपीए होना है। तीसरा सर्कमस्टांस ऐसा रहता कि कारण बस है, कभी चलते चलते कोई बीमार पड़ गया, कई सर्कमस्टेंस से आए कि 2-4 महीने नहीं पटा पाए, तो ऐसे हालत में बैंकों के पास में उपाय भी हैं, वो उसको रिस्ट्रक्चर करते हैं, आपकी मदद करते हैं, नया फाइनेंस भी कर सकते हैं, उसको टर्म लोन भी बना सकते हैं, किस्तें भी बना सकते हैं। लेटेस्ट अभी कोविड में रिजर्व बैंक के नियम के थ्रू उन्होंने 6 महीने का मोरेटोरियम भी दिया था, ब्याज पे ब्याज भी माफ़ किया था। तो ये ऐसे कारण हैं जिनको अपन एनपीए को कंटेन कर सकते हैं। एक अभी जो मेन कारण मैं देख रहा हूँ कुछ दिन से, जो एज पर माई व्यू, कि बैंकों में आपस में कंपटीशन भी बहुत है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नए नए आ गए हैं, और जो इंटरेस्ट रेट का बार है, क्योंकि सबको टारगेट फिक्स है। ये तो निश्चित है कि बिजनेस वही होता है जो आगे ग्रो करे, लेकिन ऐसा भी ग्रो नहीं करे कि जो रात दिन दूना रात चौगुना हो, तो उससे तो निश्चित रूप से कुछ खराब लोग भी आएंगे। और वही एक कारण है आज की डेट में कि हमने बैंकर्स ने बिना पूरे तरह से सचेत रह के, बिना देखे परखे ओवर फाइनेंस किया, कुछ सर्कमस्टांस खराब आए, और जिनका मन खराब था वो ओवर फाइनेंस लेके उनको तो एनपीए होना ही था। और बड़े जितने अकाउंट हैं, मैं समझता हूँ कि जितने बड़े अकाउंट डिफ़ॉल्ट हुए उनकी वजह से ही आज बैंकिंग इंडस्ट्री में कुछ बैंकों की हालत। और हमको ये समझना चाहिए, पब्लिक को ये समझना चाहिए कि बैंक किसके हैं, पब्लिक का जो डिपॉजिट है वही बैंक में, हमारा डिपॉजिट है, हमारे बैंक हैं। यदि हम एनपीए करेंगे तो किसका नुकसान होगा,
पब्लिक का हमारा नुकसान होगा, हमको एफडी कहाँ से वापस मिलेगी। तो ये, लेकिन ये जो बड़े डिफ़ॉल्टर रहते हैं वो ये चीज़ नहीं समझते, छोटे लोगों का पैसा लेके वो फरार होने की कोशिश करते हैं, एनपी होते हैं, बाद में सेटलमेंट में 4 आने 8 आने में सेटलमेंट करते हैं और वो देश के लिए घातक है। ये मुख्य कारण 2-3 जो है मैंने आपको बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता जी, जो आपने जानकारी दी वो बोरोवर्स के बहुत काम आएगी, और जो लोन लेने वाले हैं उनके भी बहुत काम आएगी, उनको ये आपकी बातें सुनना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी विषय में ये चर्चा की। मैं समझता हूँ कि जो डिफ़ॉल्ट का केस है इसमें सबसे ज़्यादा वजह है कि लोगों को कानून की या लोन लेने की अज्ञानता है, उनको पूरी जानकारियाँ नहीं है। बैंक वालों को भी उनको उपलब्ध करवाना चाहिए लोन सेंक्शन के टाइम में, इवन जब लोन प्रोसेस कर रहे हों उस समय डिस्कशन को आवेदक को बताना चाहिए कि भाई इसमें ये हो सकता है, ये इसके नियम कानून है, इसमें नहीं चलोगे तो वो लोन डिफ़ॉल्ट होगा, लोन डिफ़ॉल्ट होगा तो हम आपका एसेट बेचेंगे, फिर आपको परेशानी आएगी। और मैं समझता हूँ कि जो प्रतिनिधि लोग हैं, आप लोग हैं, ऐसे इसे माध्यम से, चैनलों के माध्यम से लोगों को जागरूक करें कि भाई आप बिना नियम कानून लिए, बिना जानकारी लिए अगर आप लोन ले लेंगे, ओवर लोन ले लेंगे या किसी तीसरे दलाल के थ्रू या किसी बिचौलिए के थ्रू लोन लेंगे तो निश्चित रूप से लोन बाद में ख़राब होना निश्चित है। इससे आपका भी नहीं, देश का भी नुकसान संभव है। इसलिए जानकारी के अभाव में ये एनपीए होते हैं और उसको सुधार की आवश्यकता है। थैंक यू सर।